हेलो, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आई एम मार्जवी सिंह। तो देखो, हमारी एकाग्र बैच 45 जो है उसकी सीरीज़ में हम नोट्स कंप्लीट कर चुके हैं पोइट्री सेक्शन के, और जितना भी लिटरेरी मूवमेंट्स, लिटरेरी पीरियड्स और उसके बाद में लिटरेरी जो डिवाइसेस हैं उसके कंप्लीट नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं। और जो प्रोज सेक्शन है, प्रोज सेक्शन ऑलमोस्ट 60% कंप्लीट हो चुका है। और कंक्लूडिंग फॉर्म में कहूँ तो जितने भी नोट्स हैं ना ऑलमोस्ट कंप्लीट हैं। और अब क्लासेस रेगुलर रहेंगी, यूट्यूब पे फ्री क्लासेस हैं। और आप अगर इन नोट्स को परचेज़ करना चाहते हो तो हमारे ऐप द इंग्लिश लैबोरेटरी, इस ऐप से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। और आज हम जो पोयम डिस्कस करने वाले हैं वो है रॉबर्ट ब्राउनिंग की द लास्ट राइड टुगेदर। देखो, मैं इसको इतने आप वीडियो को देखना, उसके बाद में फिर बताना कि कैसी लगी। बहुत इंटरेस्टिंग वे में मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी जैसे कि आपके दिमाग में बैठ जाए। थोड़ी बड़ी पोयम है, इतनी भी बड़ी नहीं है, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। अब रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में पहले उनकी बेसिक लाइफ के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म होता है कब? 1812 7 मई इन लंदन, और इनकी डेथ होती है दिसंबर 12 1889। कहाँ पे? वेनिस, इटली में। 1812 में बर्थ है, 1889 में इनकी डेथ हो गई। अब देखो, इनकी अर्ली लाइफ के बारे में देख लेते हैं। रेज्ड इन अ वेल्दी एंड कल्चर्ड फैमिली, इनकी फैमिली काफ़ी रिच और वेल्दी थी। हिज फादर हैड अ मैसिव लाइब्रेरी ऑफ 6000 बुक्स। इनके जो फादर थे उनके पास में एक लाइब्रेरी थी जिसमें कितनी बुक्स थी? यानी 6000 की समथिंग बुक्स थी, विच सर्व एज ब्राउनिंग्स प्राइमरी एजुकेशन। और जिसकी वजह से क्या है, ब्राउनिंग की जो प्राइमरी एजुकेशन थी उसमें काफ़ी हेल्प हुई थी। ही वॉज अ वोरेशियस रीडर एंड बिकेम फ्लुएंट इन मल्टीपल लैंग्वेजेस। अब इतनी सारी बुक्स पढ़ते थे तो क्या ही काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में क्या हो गए थे? फ्लुएंट हो गए थे। द फेमस रोमांस, इनका जो एलिजाबेथ बैरेट है उनके साथ में इनका लव अफेयर चलता है। और फिर क्या है ये, देखो इसको मैं रीड कर देती हूँ। इन 1845 ही रेड द पोइट्री ऑफ एलिजाबेथ बैरेट, इनकी जो वाइफ थी। एन इनवैलिड लिविंग अंडर अ स्ट्रिक्ट फादर, यानी इनका एक वर्क था, एक पोइट्री थी एलिजाबेथ की, ये भी क्या है राइटिंग करती थी। तो उनका ये वर्क कौन पढ़ता है? रॉबर्ट ब्राउनिंग पढ़ लेता है। They struck up a secret correspondence, feel deeply in love and eloped in Italy in 1846। और 1846 में क्या है, इटली भाग जाते हैं, मतलब इटली से क्या है ये भाग जाते हैं। Their romance is one of the most famous literary love stories in the history। और हिस्ट्री में जो इनका जो लव रोमांस है ना काफ़ी फेमस है। बाद में क्या होता है, आफ्टर एलिजाबेथ डाइड, उनकी डेथ कब हो जाती है इनकी वाइफ की? 1861 में। तो जो ब्राउनिंग है कब कहाँ पे वापस आ जाते हैं? इंग्लैंड, वेयर ही फाइनली अचीव द वाइड स्प्रेड क्रिटिकल एक्लेम दैट ही हैड इल्यूड हिम इन हिज यूथ। और ये बात, इंग्लैंड आने के बाद में इनको क्या है, जो नेम फेम, जो शोहरत जो होती है वो मिलती है, जो इनको क्या है जवानी के दिनों में नहीं मिली थी। 1812 में बर्थ होता है, 1889 में इनकी डेथ हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं इनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क्स और इनके अचीवमेंट्स। माय लास्ट टचेस, 1842 में इन्होंने अपना वर्क लिखा। हिज मोस्ट फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग। देखो, ड्रामेटिक मोनोलॉग एक पोइटिक डिवाइस होती है जिसमें कि क्या करते हैं, जो पोइट होता है ना, जो राइटर होता है वो बोलता है और एक साइलेंट लिसनर होता है, ठीक है, वो सिर्फ सुनता है, वहाँ उसकी प्रेजेंस होती है लेकिन वो क्या है, बोलता नहीं है। सेकेंड, ये फर्स्ट पर्सन नैरेटिव होता है। तो आगे हम इसको देखते हैं। माई लास्ट टचेस जो 1842 में लिखा गया था, इनका फेमस क्या है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है। फीचरिंग अ चिलिंगली एरोगेंट ड्यूक सटली रिवीलिंग दैट ही हैड हिज फॉर्मर वाइफ मर्डर। अब इसमें क्या होता है, जो ड्यूक होता है ना वो अपनी वाइफ की पेंटिंग को देख के उसकी सुंदरता की प्रशंसा करता है, और फिर उसी में क्या है वो बोलते बोलते है ना अपना रिवील कर देता है कि उसकी वाइफ को किसने मार दिया था, उसने खुद ने ही उसका मर्डर कर दिया था। नेक्स्ट 10 का मैन एंड वीमेन का कलेक्शन है, 1855 में पब्लिश हुआ था। अ ब्रिलियंट 2 वॉल्यूम कलेक्शन ऑफ पोएम्स दैट कंटेन्स
कौन कौन सी इनकी जो उसमें पोएम्स हैं, द लास्ट राइड टुगेदर जो कि हम अभी पढ़ने वाले हैं, फ्रा लिपोलिपि, एंड्रिया डेल सार्डो जो फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में इंक्लूडेड है। इट एक्सप्लोर्स थीम ऑफ लव, आर्ट एंड फिलोसफी, और ये इनकी जो कलेक्शन है इसमें क्या है, लव, आर्ट और फिलोसफी को क्या है, एक्सप्लोर किया गया है। द रिंग एंड द बुक, इनका जो वर्क है 1868 से 69 में पब्लिश होता है। His ultimate masterpiece, a massive verse novel that tells a story of a Roman murder trial from 12 different perspectives, showcasing his absolute mystery और dramatic viewpoint, यानी एक जो रोमन मर्डर है उसका ट्रायल को दिखाया जाता है किसमें, और 12 डिफरेंट तरीक़ों से इस बुक में। इनका जो वक्त था वो। द ब्राउनिंग सोसाइटी, बाय द 1881 हिज इन्फ्लुएंस वॉज सो इमेंस that dedicated societies were formed in England and America just to study and debate his complex poetry while he was still alive, a rare honor for any poet। अब देखो पता है इनके मतलब दो ग्रुप्स बनने लग गए थे, जैसे कि एक अमेरिका में बन गया, एक इंग्लैंड में बन गया। वो जो इनके वर्क्स को पढ़ते थे और फिर क्या उन पर क्रिटिकल कमेंट करते थे। देखो अक्सर क्या होता है कि लोगों की तारीफ़ है ना कब की जाती है, जब वो मर जाते हैं, मरने के बाद में। लेकिन ये पोइट जिंदा थे और तब इनके क्या है ये सब काम हो रहा था, तो ये क्या है बहुत बड़ी बात होती है किसी भी पोइट के लिए इस तरीके से। तो उसको क्या बोला जाता था, द ब्राउनिंग सोसाइटी। अब इनका इंग्लिश लिटरेचर में क्या रोल था, इनको मास्टर ऑफ साइकोलॉजी बोला जाता है। देखो आप सभी सोच रहे होंगे कि ये ना मैम इतना डिटेल में पढ़ाने की क्या ज़रूरत है। देखो इससे क्या है, आपका है ना बेस बन जाता है। बेस बनने के बाद में आपको पोएम में दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपके मूवमेंट से या फिर पीरियड से कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें पूछ सकता है कि मास्टर ऑफ साइकोलॉजी किसे कहते हैं, ठीक है, और ब्रिज टू मॉडर्निज्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, और किस इस तरीके से क्या है आपको ये चीज़ें दिमाग में रहेंगी तो आप एग्ज़ाम में क्वेश्चंस की अप्रोच को अच्छे से और डेवलप कर पाओगे। तो चलते हैं, मास्टर ऑफ साइकोलॉजी बोलते हैं। बिफोर ब्राउनिंग पोएट्री फोकस्ड हैविली ऑन ब्यूटीफुल इमेजरी एंड नेचर। रॉबर्ट ब्राउनिंग से पहले जो पोएट्री थी ना वो सिर्फ इमेजरी और नेचर पे क्या है फोकस थी। उसके बाद में क्या हुआ, ब्राउनिंग शिफ्टेड द लेंस इनवर्ड, एक्सप्लोरिंग द ग्रिटी, मैसी एंड डार्क कॉर्नर्स ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी, डाउट एंड मॉरलिटी। लेकिन यहाँ पे जो ब्राउनिंग है ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचने का नज़रिया बदला। उन्होंने क्या है इंसानी जो दिमाग है ना उसके अंदर झांकने की कोशिश की। उनकी पोएम्स है ना अधिकतर किस चीज़ को इन्फ्लुएंस करती है, यानी कि जो पर्सन्स हैं यानी व्यक्ति हैं उनके दिमाग की जो उलझन है, उनके मन का जो डर है, डर को, और जो मन के अंदर जो डार्क साइड है ना, मतलब बाहर से लोग अच्छा दिखाते हैं लेकिन जो डीपली जो डार्क साइड है ना दिमाग के अंदर जो चलती है उसको यहाँ पे ये दिखाते हैं अपने वर्क्स में। किसको, ह्यूमन साइकोलॉजी, डाउट एंड मॉरलिटी, डार्क कॉर्नर्स को दिखाते हैं। फिर है इनका कन्वर्सेशनल स्टाइल है। ही ब्रोक अवे फ्रॉम ट्रेडिशनली स्मूथ म्यूजिकल पोएटिक लैंग्वेज, इंस्टेड ही यूज अ रग कॉलिकल कन्वर्सेशनल स्टाइल विद एवरप्ट rhythm, arguments and speech irregularities to make his characters sound like real people speaking। अब देखो इन्होंने क्या किया, जो इनसे पहले जो पोइट्स थे वो जो वर्क लिख रहे थे वो क्या कर रहे थे, रिदम्स को यूज़ करते थे, मतलब उसको म्यूज़िकल उसमें म्यूज़िक जैसी थीम को क्रिएट करने के लिए, यानी एकदम उसमें लय ताल बनाते थे। लेकिन जो ब्राउनिंग है इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो वर्क लिखे उसमें रग्ड यानी एकदम कैसी रोज़मर्रा वाली जो लैंग्वेज थी ना उसको लिखा, और उसमें कोई सुर लय ताल कुछ भी नहीं था। और वो कैसी होती थी कि जैसे हम क्या है कन्वर्सेशन कर रहे हैं, जैसे कभी बात करते हैं हम बीच में रुक जाते हैं, और फिर उसके बाद में कैसी साउंड करती थी कि जैसे कि रियल पीपल क्या कर रहे हो, बोल रहे हो या आपस में बातचीत कर रहे हो। थर्ड है ब्रिज टू मॉडर्निज्म। हिज एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, साइकोलॉजिकल डेप्थ His experimental techniques, psychological depth and use of anti-heroes। देखो इनसे पहले वाले जो पॉइंट थे ना वो क्या है हीरो की ज़्यादा प्रशंसा करते थे, लेकिन उन्होंने क्या एंटी हीरो वाली जो थीम थी ना उसको यूज़ किया, यानी जो इतना ज़्यादा फेमस नहीं है, जो कॉमन है उसको क्या है इन्होंने अपने वर्क्स में यूज़ किया। साइकोलॉजिकल डेप्थ होती थी इनके वर्क्स में, इन्फ्लुएंस्ड, और इनकी जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक थी ना किसकी, ड्रामेटिक मोनोलॉग की, उसने किसको प्रभावित किया, 20वीं सेंचुरी के जो मॉडर्निस्ट जो वर्क्स थे ना, जैसे जो राइटर्स थे जैसे टी.एस. इलियट एंड एजरा पाउंड, इनको क्या करते हैं ये इन्फ्लुएंस करते हैं। तो आई होप यहाँ तक कि आपको क्लियर हो गया। रॉबर्ट ब्राउनिंग वॉज अ मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग एंड साइकोलॉजिकल इंसाइट हु रिवॉल्यूशनाइज्ड इंग्लिश पोएट्री विद हिज रियलिस्टिक कन्वर्सेशनल स्टाइल एंड डीप एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन माइंड। रियलिस्टिक होती थी यानी एकदम
रियलिटी उसमें दिखती थी, कन्वर्जेशनल होती थी, जैसे बातचीत कर रहे हैं वैसी दिखाई देती थी। डीप एक्सप्लोरेशन किसका होता था, ह्यूमन माइंड का और साइकोलॉजी का। तो बढ़ते हैं अपनी पोएम की तरफ। तो देखो, रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो लास्ट राइड टुगेदर है ना, ये सिर्फ एक, आप इसको पोएम नहीं मान सकते, आप इसको क्या कह सकते हो कि ये एक वन साइडेड लवर एंथम है, ठीक है। तो देखो स्टार्टिंग करने से पहले मैं थोड़ी इसकी क्या है भूमिका बना देती हूँ, और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में अब मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी, और बहुत सारे लोग अपनी लाइफ से रिलेट करके और आसपास जो चीज़ें चलती हैं उनको देख करके और उसे रिलेट करेंगे। और जो मूवी तो सभी लोग देखते ही हैं, कुछ मूवी के एग्जांपल भी इसमें मैं लूँगी, कुछ शायरी भी हो जाएगी बीच बीच में। आई होप ये चीज़ आपको इंटरेस्टिंग लगे, अगर लगती है तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कर देना। तो देखो चलो स्टार्ट करते हैं। मान के चलो एक क्या है, इसमें लड़का है, ठीक है, ये बॉय है। ये पेन चेंज करती हूँ, वेट। मान के चलिए ये एक बॉय है, चलो इसके 3 बाल लगा दिए, और एक लड़की है, ठीक है। अब क्या होता है कि इस लड़के का है ना ब्रेकअप हो गया, ये मानो, और इस लड़के ने इस लड़की को क्या प्रपोज़ किया था, और इस लड़की ने इसके प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया। अब क्या है, वो रोने धोने की जगह क्या करता है, अपनी एक्स से कहता है, देखो जनरली क्या होता है, अगर ये रोता धोता तो ये जो हमारा जो इसको चलो अपना क्या मान लेते हैं, एक हीरो मान लेते हैं, ये हमारा क्या है, हीरो है, और ये क्या है, इसकी बातों को सिर्फ सुनती है, जो कि क्या है ड्रामेटिक मोनोलॉग का फीचर है। तो ये इसको प्रपोज़ करता है और ये इसका प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर देती है। अब जनरली क्या होता है कि ये इसको सैड हो जाना चाहिए था, लेकिन ये सैड होने की जगह क्या है, अपनी बिलव्ड है, अपनी जो एक्स है उससे बोलता है कि ठीक है चलो अब हम साथ नहीं रह सकते, पर तुमने मुझे व्हाट्सएप से ब्लॉक तो कर ही दिया है, अपने दिल से भी ब्लॉक कर दिया है, पर क्या तुम मेरी है ना एक रिक्वेस्ट मान लोगी। तो वो बोलती नहीं है, तो ये खुद ही बात कर रहा है, तो ये ड्रामेटिक मोनोलॉग का कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है। इसमें जो लिसनर होता है वो क्या है, साइलेंट रहता है। तो उसको बोलता है, एक ऑफ़र देता है उसे, ऑफ़र क्या रिक्वेस्ट करता है उससे कि अब हम साथ तो नहीं रह सकते, पर क्या आखिरी बार हम एक राइड पे चल सकते हैं, और इसके लिए वो हाँ कह देती है, ठीक है। तो चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं, लाइन टू लाइन समझेंगे। आई सेड देन डियरेस्ट सिंस इट इज़ सो, मैंने कहा, आई सेड मतलब मैंने कहा, फिर मेरी प्यारी चूँकि अब ऐसा ही है, सिंस नाउ एट लेंथ माई फेट आई नो, चूँकि अब आखिरकार मुझे अपनी क्या है जो किस्मत है वो पता चल गई है, यानी मेरी किस्मत क्या है इसके बारे में अब जान चुका हूँ। सिंस नथिंग ऑल माई लव अवेल्स, चूँकि सिंस मेरे इतने नथिंग ऑल माई मेरे इतने प्यार का क्या है कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जो मेरा पूरा प्यार था वो क्या है उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, अवेल का मतलब फ़ायदा होना। सिंस ऑल माई लाइफ सीम meant फॉर फेल्स, चूँकि वो सब कुछ जिसके लिए मेरी ज़िंदगी बनी थी वो क्या है अब असफल हो गया है, यानी उसका कोई मतलब अब नहीं निकला है। सिंस दिस वॉज रिटन एंड नीड्स मस्ट बी, माई होल हार्ट राइजेज अप टू ब्लेस, क्योंकि मेरी किस्मत में यही लिखा था और ऐसा ही होना था, अब क्या है जो मेरा पूरा दिल है ना तुम्हारे लिए दुआओं से भर गया है, मतलब जो मेरा जो हर्ट है, तुमने चलो मेरा जो प्रपोज़ल था उसको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन मैं तुम्हें क्या है तुमसे मेरी कोई घृणा नहीं है, लेकिन मेरा जो दिल है ना वो क्या है तुम्हारे लिए दुआओं से भर गया है। योर नेम इन प्राइड एंड थैंकफुलनेस, और जो मेरा दिल किस लिए भर गया है, गर्व और शुक्रगुजारी के साथ तुम्हारा नाम लेने के लिए। टेक बैक द होप यू गेव आई क्लेम, जो उम्मीद तुमने मुझे दी थी उसे वापस ले लो, मैं बस हक जताता हूँ। ओनली अ मेमोरी ऑफ द सेम, सिर्फ उस उम्मीद की याद पर, एंड दिस बिसाइड इफ़ यू विल नॉट ब्लेम, और इसके अलावा एक और चीज़, अगर तुम मुझे गलत ना समझो तो, इफ़ यू विल नॉट ब्लेम अगर तुम मुझे गलत ना समझो तो, इसके अलावा वो क्या कहता है, यूर लीव फॉर वन मोर लास्ट राइड विद मी, तुम्हारे साथ एक
आखिरी बार राइड पर यानी घोड़े की सवारी करना चाहता हूँ। वो बोलता है कि ठीक है, अब मुझे मेरी किस्मत पता चल गई और मुझे भी पता चल गया है कि जो मेरा प्यार था, जो मैंने तुम्हारे लिए किया, वो सब कुछ क्या है, फेल हो चुका है। फिर भी क्या है, मेरा जो दिल है ना, वो तुम्हारे लिए कुछ गलत नहीं सोच रहा है और ना तुम्हें कोई बद्दुआ दे रहा है। मेरा जो दिल है, उसका जो हृदय किससे भर जाता है, गर्व से और शुक्रगुजारी से, यानी थैंकफुल और प्राइड की जो फीलिंग है उसके अंदर आ जाती है। फिर वो बोलता है कि चलो ठीक है, क्या तुम अगर तुम गलत ना समझो तो तुम क्या मेरे साथ एक बार राइड पे चलोगी। अब देखो, इसमें जो स्पीकर है ना, उसकी प्रेमिका ने क्या, उसकी लवर ने क्या रिजेक्ट कर दिया है। वह गुस्सा होने या रोने की बजाय अपनी किस्मत को स्वीकार करता है। वह अपनी प्रेमिका को दोष नहीं देता बल्कि उसे दुआ देता है। वह कहता है कि जो प्यार की उम्मीद तुमने दी थी उसे भले वापस ले लो, बस मुझे उसकी यादें दे दो और मेरे साथ एक आखिरी राइड पे चलो। इसमें देखो रेजिग्नेशन है कि वो अपने फेट को क्या है, स्वीकार कर रहा है। ठीक है, उसकी यही किस्मत है और उसने क्या है, उसको एक्सेप्ट कर लिया है। मैग्नेमिटी है यानी प्रेमिका को दुआ देना। उदारता का जो भाव है, ग्रेटिट्यूड है यानी पुरानी उम्मीदों के लिए क्या है, शुक्रगुजारी है। चलो ठीक है, तुमने अब जो किया वो किया, लेकिन जो तुमने मेरे लिए जो अच्छी चीज़ें की उनके लिए वो क्या है, थैंकफुल है। अब देखो, इसको है ना थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ जिससे आपके दिमाग में ये चीज़ बनी रहे। देखो जो पोएम है ना, वो शुरू होती है कि जब मतलब ये जो पोइट है, ये इसको क्या है, प्रपोज इसने किया। अब लड़की रिजेक्ट कर चुकी है, पर ये देखो हमारे हीरो भाई साहब हैं, ये दिल टूटने पे क्या है, देवदास नहीं बने। ये मान लो ये देवदास और ये पारो, लेकिन जैसा मूवी में होता है ना, वैसा इन्होंने नहीं किया। ये क्या करते हैं, कोई बात नहीं, तुमने जो किया सही किया, पर मेरी ये क्या है, लास्ट विश है, अगर तुम पूरी कर सको तो मेरे साथ एक बार क्या है, जो हॉर्स राइड है उस पर चलो। ठीक है, तो सीधी सी बात ये है कि ये जो हमारा हीरो है ना, पुराने ज़माने का है, नए ज़माने का नहीं है। नए ज़माने का होता तो इंस्टा पे रील बनाने लग जाते, सैड और मतलब ठीक है, चलो स्टार्ट, आगे बढ़ते हैं। एनाफोरा इसमें यूज़ हुआ है। देखो एनाफोरा क्या होता है, ये पोइटिक डिवाइसेस है। एनाफोरा होता है जब लगातार कई लाइनों की शुरुआत एक ही शब्द से होती है। देखो इसमें देखोगे आप, सिंस 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 सिंस, यानी लाइन की स्टार्टिंग एक ही वर्ड से हो रही है, तो ये कौन सी पोइटिक डिवाइस होती है, एनाफोरा। ठीक है, सेकेंड है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में क्या होता है, कॉन्सोनेंट जो साउंड होती है उसकी स्टार्टिंग में रिपीटेशन देखा जाता है। माई फेट, आई मीन, विद, यानी एम और डब्ल्यू का क्या है, इसमें रिपीटेशन हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, एलिट्रेशन। ये जो फर्स्ट स्टेंजा है ना, इसमें प्रेमी ने क्या है, जो पोइट है उसने अपनी हार को डिग्निटी के साथ में एक्सेप्ट किया है। उसने अपनी जो बिलव्ड है उसको क्या है, कोई भी दोष नहीं दिया है बल्कि उसे दुआ दी है और उसे क्या है, आखिरी यादें मांगी है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेंजा पे। माई मिस्ट्रेस बैंड दैट ब्रो ऑफ हर्स। मेरी जो प्रेमिका है ना, माई मिस्ट्रेस यानी मेरी प्रेमिका, बैंड यानी झुकाती है, दैट ब्रोज अपनी बाहों को, दोज डीप डार्क आइज वियर प्राइड डेमर्स। डेमर्स का मतलब है संकोच करना। जैसे कभी कभी सुनने के बाद में थोड़ा फेशियल जो जेस्चर जो चेंज होता है ना, उसके बारे में बात करता है। उन गहरी काली आँखों में जहाँ गर्व मना करने के लिए रुक जाता है। वैन पिटी वुड बी सॉफ्टनिंग थ्रू मिक्सड मी अ ब्रीदिंग स्पेस और टू। जब दया की भावना अंदर से उभर कर चेहरे को क्या है, कोमल बना रही होती है। उन्होंने मुझे एक या दो पल के लिए एकटक देखा, यानी उसकी जो बिलव्ड है उसको क्या है, एकटक देखती है। एज लाइफ और डेथ इन द बैलेंस लेन, ऐसा लगता है जैसे मेरी ज़िंदगी या मौत तराजू में तुली जा रही हो। क्या होता है कि जब उसकी है ना, जब वो उसे लास्ट राइड के लिए पूछता है तो वो उसको ऐसे एकटक देखती है, तो क्या उसकी मतलब सांसें अटक जाती हैं कि अब यार मैं तो फंस गया, पता नहीं क्या बोलेगी क्या नहीं बोलेगी। तो क्या उसकी जो लाइफ और डेथ की बात कर रहा है ना, कि जैसे घबरा के क्या है, वो उसकी सिचुएशन ऐसी हो गई। ठीक है, एज लाइफ और डेथ इन द बैलेंस लेन, और ऐसा लगा जैसे मेरी ज़िंदगी क्या है, मौत के तराजू में, मतलब उसको क्या है, इस चीज़ से काफ़ी डर लगा। द ब्लड रिप्लेनिश्ड मी अगेन, तो मेरे अंदर खून का दौर फिर से दौड़ गया। जब उसने हाँ कहा, कब ऐसा कब हुआ, मतलब एक पल को तो वो इतना डर गया कि पता नहीं अब तो गया काम से, अब तो ये मेरी जान ले लेगी, यानी वो इस चीज़ से नर्वस हो जाता है। लेकिन जब वो हाँ कह देती है तो क्या है, उसके अंदर जो
खून है वो फिर से दौड़ने लगता है, यानी उसके कहने पे उसका जो ब्लड है रुक जाता है और उसकी हाँ कहने पे क्या है वो ब्लड फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। और जब भी ब्लड रुक जाएगा बॉडी में तो क्या होगा, डेथ आएगी। तो इस चीज़ के लिए वो बोलता है माई लास्ट थॉट वॉज एटलीस्ट नॉट वेन, मेरी आखिरी इच्छा कम से कम बेकार नहीं गई है। अब ये बोलता है कि काश अच्छा हुआ कि मैंने उससे पूछ लिया, अगर मैं नहीं पूछता तो क्या पता, मतलब ये लास्ट राइड के लिए बोलती या नहीं बोलती, कभी हम मिलते या नहीं मिलते। और जो उसने अपनी इच्छा जाहिर की थी वो क्या है, कम से कम बेकार नहीं गई। आई एंड माई मिस्ट्रेस साइड बाई साइड शैल बी टुगेदर ब्रीथ एंड राइड, सो वन डे मोर आई एम डिफाइड, हु नोज बट द वर्ल्ड में एंड टू नाइट। अब यहाँ पे पॉइंट बोलता है आई एंड माई मिस्ट्रेस, मैं और मेरी मिस्ट्रेस यानी जो प्रेमिका है, साइड बाई साइड यानी एक साथ चलेंगे, यानी अगल बगल में, शैल बी टुगेदर साथ होंगे, ब्रीथ एंड राइड सांस लेंगे और क्या करेंगे, सवारी करेंगे। सो वन डे मोर आई एम डिफाइड, और इस तरह एक और दिन के लिए मैं देवता जैसे प्रसन्न हो जाऊंगा, यानी जैसे उसके हेवन जैसी फील उसको होगी। ठीक है। हु नोज बट द वर्ल्ड में एंड टू नाइट, और कौन जानता है कि शायद आज रात कोई दुनिया ख़त्म हो जाए। उसे लगता है कि मैं अपनी क्या है बिलव्ड के साथ हूँ और कुछ ना कुछ क्या पता ऐसा हो जाए कि ये पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, तो क्या है ये जो उसकी जो लवर है एवर से क्या है फॉर एवर हो जाएगी। मतलब अब तक क्या है उसको नेवर यानी मना कर रही है, लेकिन अगर दोनों साथ में मर जाएंगे तो क्या है हेवन में भी दोनों साथ में जाएंगे, तो हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। अब देखो इसमें क्या है, जो पॉइंट है वो आखिरी राइड के लिए पूछता है, तो प्रेमिका कुछ पलों के लिए सोचती है, उसकी आंखों में रिजेक्शन का गर्व भी है, यानी उसको ऐसा लगता है कि शायद ही रिजेक्ट कर देगी, और प्रेमी के लिए दया का भाव भी है। और जो प्रेमी के लिए यह पल ज़िंदगी और मौत के बीच का था, जैसे वह राइड के लिए हाँ करती है तो जो प्रेमी के अंदर क्या है एक नई जान सी आ जाती है। वह इतना खुश है जैसे कोई भगवान बन गया हो, और सोचता है कि अगर आज रात दुनिया ख़त्म ही हो जाए ना तो उसे कोई गम नहीं, क्योंकि उसका प्यार उसके साथ है। अब देखो इसमें कीवर्ड्स निकले, सस्पेंस यानी ज़िंदगी और मौत के बीच का जो पल, डेफिकेशन इसका मतलब है अति प्रसन्नता यानी खुद को यानी भगवान समझना, एपोकैलिप्टिक थॉट यानी दुनिया के अंत की कल्पना करना, यानी वो लास्ट में क्या बोल रहा है कि वर्ल्ड क्या हो जाए, एंड हो जाए, तो ये क्या है एपोकैलिप्टिक थॉट यानी दुनिया के अंत की कल्पना करना। अब इसमें एंटीथेसिस पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं। एंटीथेसिस यूज़ हुआ है दो विरोधी विचारों को क्या है एक साथ रखना, जैसे लाइफ और डेथ इसने एक साथ यूज़ किया है, या तो लाइफ आएगी या डेथ आएगी, और इसने क्या है दोनों को एक साथ रखा है, तो ये क्या है एक अलग अलग विचारों को यहाँ पे प्रस्तुत करता है। हाइपरबली का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर कहना, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कहना। हु नोज़ बट द वर्ल्ड मे एंड टू नाइट, और ये सोचता है ना कि वो आज रात ही क्या पता दुनिया ख़त्म हो जाएगी, तो इसमें क्या है मतलब ये बहुत बढ़ा चढ़ा के बात कर रहा है कि यार एकदम से हाँ हो सकती है, लेकिन यहाँ पे क्या है वो अपनी पोएम को थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए ऐसे शब्दों का यूज़ करता है। खुद को डिफाइड यानी भगवान जैसा बताता है, ये भी क्या है मतलब खुद भगवान थोड़ी है, भगवान जैसा बता दिया, यानी अब तो क्या है वो भगवान बन गया, उसकी बिलव्ड उसको मिल गई और वो है और उसकी बिलव्ड है, और बाकी उसमें दुनिया कुछ भी नहीं है, तो अपने आप को क्या मान रहा है वो भगवान मान रहा है। तो यहाँ पे भी क्या है हाइपरबली। एलिट्रेशन का आप सभी को पता ही है कि कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है। ये जो स्टैंजा है ना उस प्रेमी के उस भाव को दिखाता है जब प्रेमिका की एक छोटी सी सहमति भी उसके लिए ज़िंदगी लौट जाने जैसी है, और वह खुद को बेहद ही भाग्यशाली और धन्य महसूस करता है, यानी अपने आप पे बहुत प्राउड करता है कि चलो मैंने अपनी जो बिलव्ड उसको कन्विंस कर ही लिया। ये हश वाली साउंड ऐसे बोलते हैं ना श, इस तरीके से। इफ़ यू सॉ सम वेस्टर्न क्लाउड्स ऑल बिलो ए बॉसम ओवरबाउड by many benedictions, suns and moons and evening stars at once, and so you looking and loving best, conscious grew your passion true। देखो यहाँ तक देख लेते हैं। ये बोलता है शांत हो जाओ अगर तुमने पश्चिम की तरफ ऐसा कोई बादल देखा हो जो लहरों जैसा उठा हुआ हो और झुका हुआ हो, यानी एक बादल उठे हुए हैं और क्या है झुके हुए हैं, कई आशीर्वादों से, सूरज के, चांद के और शाम के तारे के आशीर्वाद के साथ, और तुम उसे देखते हुए उससे बेहद प्यार करते हो। फिर क्या है कॉन्शियस ग्रो, अचानक क्या है सचेत हो जाते हो कि तुम्हारी दीवानगी ने खींच लिया है। डाउन ऑन यू दैट ब्लू हेवन नाउ फ्लू, उस नीले आसमान को अपने ऊपर जो अब उड़ रहा है।
इन अ थंडर फिट स्प्लिट सेट नाउ फ्रिंज एंड ऑल, एक बिजली के कड़कने के साथ जो इसे क्या है चीर देता है इसके किनारों तक। ऑल ब्लूज वन वॉर्म मिटिगेबल फॉल, और क्या है ऑल ब्लूज यानी सब कुछ कैसा है, नीला है, एक गरम है सुकून देने वाला, मिटिगेबल फॉल यानी सुकून देने वाली गिरावट की तरह। सो ले शी अनपर्सीव अ वाइल, वैसे ही वह प्रेमिका कुछ देर के लिए बिना ध्यान दिए झुकी रही। नाउ ओवर माई शोल्डर सो कम्फर्ट हेयर, अब मेरे कंधे पर उसका सिर है और यह कितना सुकून भरा है। इसमें देखो पॉइंट क्या कहता है। पॉइंट अपनी जो फीलिंग्स को है ना इस तरीके से उसकी जो बिलव्ड है ना उसके कंधे पे सर रखे मतलब खड़ी हुई है, और इसको है ना वो नेचर से कंपेयर करता है। खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारे को कंपेयर कर रहा है, जैसे खूबसूरत शाम का बादल सूरज और चांद की रोशनी से भरा हो और उसे देखकर ऐसा लगता है कि आसमान आपके ऊपर झुक गया हो। ठीक वैसे ही प्रेमी को महसूस होता है जैसे उसकी प्रेमिका राइड के दौरान अपने सिर को उसके कंधे पर रख देती है। उसके लिए यह पल कैसा होता है, जादुई और एकदम परम आनंद देने वाला होता है। आई होप ये स्टैंजा समझ में आया होगा। देखो इसमें क्या है कि है ना, अब यहाँ उस लड़की ने हाँ कर दिया है और दोनों राइड पे निकल जाते हैं। जैसे वो लड़की के पास बैठता है उसे दुनिया मतलब उसकी दुनिया क्या है एकदम बदल जाती है, एकदम चेंज हो जाती है। उसे लगता है कि वक्त रुक गया, लड़की का उसके कंधे पे हल्का सा टच होना उसके लिए क्या हो जाता है, एकदम जन्नत जैसा फील देता है उसे। इस फीलिंग पर है ना देखो एक शायरी है, सुनना। तुम पास हो तो रद्द हैं सारी तमन्नाएं, तुम पास हो तो रद्द हैं सारी तमन्नाएं, तुम नहीं तो खुदा से भी बनती नहीं मेरी। चलो तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें कीवर्ड्स नेचर इमेजरी का यूज़ हुआ है, प्रकृति का इसमें इसने विवरण किया है। इरोटिक एंड रोमांटिक सब्लिमेशन है, प्यार और शारीरिक नज़दीक का आध्यात्मिक एहसास, यानी उसको नेचर से कनेक्ट कर रहा है, यानी डिवाइन से कनेक्ट कर रहा है किसको, जो फिजिकल कनेक्शन है उसको, कि उसने क्या है अपना जो सर है उसकी बिलव ने उसके सर पे उसके कंधे पे रखा हुआ है और उसको क्या है सब डिवाइन जैसी फीलिंग आ रही है, जैसे नेचर जैसे बादल झुक गए हों उस तरीके से ये बताता है। कम्फर्ट का मतलब होता है सुकून यानी। अब इसमें एक्सटेंडेड सिमिली का यूज़ हुआ है। इस पूरे स्टैंजा में प्रेमी अपनी प्रेमिका के कंधे पर झुकने का एहसास की तुलना किससे करता है, वेस्टर्न विंड से, वेस्टर्न क्लाउड से करता है, खूबसूरत और जादुई बादलों से करता है, और क्या है आसमान को नीचे खींच लाता है। इसमें पर्सोनिफिकेशन का यूज़ हुआ है, बिलोई बॉसम यानी लहरों जैसी छाती वाला बादल, और बादलों को किससे कंपेयर किया है, सूरज चांद से, बेनेडिक्शंस यानी आशीर्वाद लेते हुए। इसमें एलिट्रेशन यूज़ हुआ है, बिलोई बॉसम बी साउंड रिपीट हो रही है, लविंग एंड लुकिंग LOLO ये क्या है साउंड इसमें रिपीट हो रहा है। इस स्टैंजा में जो पॉइंट है वो प्रेमी के रोमांटिक अनुभव को प्रकृति के अद्भुत जादुई और शक्तिशाली दृश्य के साथ जोड़कर उसे और भी गहरा और अलौकिक बना देता है। ठीक है, ब्राउनिंग ये कहता है कि अगर इसके बाद अगर दुनिया ख़त्म भी हो जाए ना तो भाई अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और उसके जो जितने भी गम थे दुख दर्द थे वो सारे अब मिट चुके हैं, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी के सबसे हसीन लम्हे को क्या उस टाइम पे जी रहा होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने स्टैंजा 4 पे। Then we begin to ride, my soul smoothed itself out a long cramped scroll, freshening and fluttering in the wind. यानी फिर क्या हुआ, जब उसने राइड स्टार्ट करी फिर हमने क्या है सवारी शुरू की, मेरी आत्मा पूरी तरह खुलकर सीधी हो गई, जैसे कोई लंबे समय से सिकड़ा हुआ कागज़ का पुलिंदा हो जो हवा में ताज़ा होकर फड़फड़ा रहा हो। देखो इसको मैं दिखाती हूँ ऐसे, मान के चलो क्या बोलता है कि एक जो पेपर का जो रोल है वो बंधा हुआ था इतने टाइम से, और उसकी बिलव्ड के साथ में वो क्या है सवारी करता है, तो उसको कैसा अपने आप को फील करता है कि ना वो एकदम ओपन हो चुका है और एकदम क्या है एकदम फ्रेश महसूस करता है अपने आप को। फ्रेशनिंग एंड फ्लटरिंग इन द विंड, कॉन्सो यहाँ पे एलिट्रेशन है, पास्ट होप्स ऑलरेडी ले बिहाइंड, पुरानी नाकाम उम्मीदें अब क्या है पीछे छूट चुकी हैं। वॉट नीड टू स्ट्राइव विद अ लाइफ और एक बिगड़ी हुई ज़िंदगी से ज़बरदस्ती संघर्ष करने की क्या ज़रूरत है। अब यहाँ पे वो क्या है रेटोरिकल क्वेश्चन है। अब बोलता है कि मतलब अब तो है ना वो अपने आप को क्या है शहंशाह समझ रहा है यहाँ पे। अब बोल रहा है कि ठीक है जो बिगड़ी हुई ज़िंदगी है ना उसके बारे में क्या संघर्ष करना और क्या ही उसके बारे में बात करना। हैड आई सेड दैट, हैड आई डन दिस, अगर मैंने ऐसा कहा होता या मैंने वैसा किया होता, सो माइट आई गेन सो माइट आई मिस, तो शायद मैं उसे पा लेता या शायद खो देता।
माइट शी हैव लव्ड मी जस्ट एज वेल, क्या वह मुझे प्यार कर सकती थी बिल्कुल वैसे ही, किस तरीके से? शी माइट हैव हेटेड, हु कैन टेल, वह मुझसे नफरत भी कर सकती थी, कौन बता सकता है। अब यहाँ पे वो क्वेश्चन पूछ रहा है लेकिन वो इनका आंसर नहीं जानना चाहता, इसी को हम रिटोरिकल क्वेश्चन बोलते हैं। बोलता है कि मैंने ऐसा किया होता, वैसा किया होता, क्या हो सकता है कि मुझसे पा लेता, हो सकता है खो देता, क्या पता वो मुझे प्यार करती, और हो सकता है वो नफरत भी कर सकती थी मुझसे। ठीक है। When I had been, now if the worst befell, अगर सबसे बुरा होता तो क्या होता कि वह नफ़रत करती और राइड के लिए मना कर देती, तो मैं कहाँ होता? वो बोलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बुरा क्या हो जाता, मुझे राइड के लिए तो मना करती, तो अगर वो मना कर देती तो मैं कहीं और होता फिर। एंड हेयर वी आर राइडिंग शी एंड आई, और यहाँ हम दोनों सवारी कर रहे हैं, और कौन है? वो पोइट है और उसकी क्या है? बिलव्ड है। राइड शुरू होते ही प्रेमी की आत्मा को क्या है? बहुत सुकून मिलता है। वह कहता है कि पास्ट के बारे में सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है, कि अगर मैंने ऐसा किया होता तो ऐसा हुआ होता, तो वो क्या है? इफ़ और बट की बात छोड़ देता है। ठीक है, वो इफ़ एंड बट्स हैं, यानी ऐसा होता, वैसा होता, ये करता, वो करता। हो सकता है कि वो उससे नफ़रत करने लगती, इसलिए वो आज के पल में खुश है। कम से कम वो दोनों क्या है? साथ में राइड तो कर रहे हैं, यानी वो क्या है? आज का जो प्रेजेंट का मोमेंट है उसे ही क्या है? एन्जॉय करता है, और सोचता है कि ठीक है, पास्ट में जो भी था छोड़ो उसे, और अभी तो वो मेरे साथ है ना कम से कम। स्पिरिचुअल लिबरेशन यानी आत्मा की आज़ादी, और फेटलिज्म यानी भाग्य जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। और प्रेजेंटिज्म और वर्तमान में जीना, प्रेजेंट में जी रहा है वो, पास्ट की चीज़ों को भूल के। यहाँ पे मेटाफर यूज़ हुआ है, माई सोल स्मूथ इट सेल्फ अ लॉन्ग क्रैम्पल्ड स्कॉल। यहाँ प्रेमी की आत्मा की तुलना से किससे की गई है? एक उस कागज़ के टुकड़े से की गई है जो क्या है? बंधा हुआ है। इसमें एलिट्रेशन यूज़ हुआ है, यानी आपको एलिट्रेशन तो अब अच्छे से क्लियर हो गया है कि कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है, उसे क्या बोलते हैं? पास्ट इज़ मे बी, और प्रेजेंट इज़ मिरेकल। मतलब पास्ट में तो क्या बोलते हैं कि हो सकता था, क्या पता, लेकिन प्रेजेंट क्या है? चमत्कार को नमस्कार है। स्टैंजा 5 पे चलते हैं। फेल आई अलोन इन वर्ड्स एंड डीड्स, वाई ऑल मैन स्ट्राइव एंड हु सक्सीड्स। क्या सिर्फ मैं ही अपनी बातों और कामों में असफल हुआ हूँ? अब यह पोइट बोलता है कि उसकी बिलव ने उसे रिजेक्ट कर दिया है, तो वो बोलता है कि क्या सिर्फ मैं ही फेल हुआ हूँ अपने काम में? वाई ऑल मैन स्ट्राइव एंड हु सक्सीड, तो क्यों सभी इंसान संघर्ष करते हैं और पर सफल कौन होता है? कहने का मतलब ये है कि संघर्ष तो सभी करते हैं, पर ज़रूरी थोड़ी ना कि सभी सफल होते हैं। वी रोड इट सीम्ड माई स्पिरिट फ्लू, सो अदर रीजन्स सिटीज़ न्यू। और जब वो राइड करता है तो राइड में आगे जब बढ़ता है तो हम आगे बढ़े, ऐसा लगा जैसे मेरी आत्मा क्या है? उड़ रही हो, यानी वो काफ़ी हैप्पी फील करता है, नए इलाकों और नए शहरों को देख रही हो। एज द वर्ल्ड रश्ड बाय ऑन आइदर साइड, जैसे दुनिया हमारे दोनों तरफ से तेज़ी से पीछे भाग रही हो, यानी अब वो राइड कर रहे हैं, उसे क्या है? दुनियादारी पीछे छूटती हुई नज़र आती है उसे। आई थॉट ऑल लेबर येट नो लेस, मैंने सोचा सब लोग मेहनत करते हैं फिर भी कम से कम, बियर अप बिनी देयर अनसक्सेस, अपनी असफलताओं के बोझ को सहते ही हैं। यानी लोग क्या है? हार्डवर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, और फिर क्या जो अपनी असफलता होती है उनके बोझ को भी क्या सहते हैं। जस्ट लाइक एग्ज़ाम देते हैं, हम तो अपनी पूरी जितना हम एफर्ट डाल सकते हैं उतना देते हैं, हम अपना 100% बेस्ट देते हैं। अब वैकेंसी तो 100 ही है, फॉर्म होते हैं 1 लाख, तो बच्चे तो 100 ही सक्सेसफुल होंगे ना, बाकी के जो अनसक्सेसफुल हैं तो उनके जैसा तो क्या मतलब वो अपने इस बोझ के साथ में नहीं जी रहे हैं, वो भी जी रहे हैं, तो हर कोई सफल थोड़ी ना हो सकता है। तो इस सेंस में यहाँ पे बोलता है, लुक एट द एंड ऑफ वर्क कॉन्ट्रास्ट द पेटी डन द अनडन वर्स्ट। यहाँ पे बोलता है कि काम के अंत को देखो और तुलना करो, यानी तुम जर्नी की बात मत करो, लास्ट में जो तुम्हें रिजल्ट मिल रहा है ना, तुम उस पर फोकस करो। जो थोड़ा सा काम पूरा हुआ है उसकी उस विशाल काम से जो अधूरा रह गया है, यानी किससे तुलना करो? जो थोड़ा सा काम जो पूरा हुआ है ना, उसकी तुलना किससे करोगी? जो काम अधूरा भी रह गया है। दिस प्रेजेंट of theirs with the hopeful past, I hope she would love me, here we ride। उनके इस अधूरे वर्तमान की, उनकी उम्मीदों से भरी अतीत से
मैंने उम्मीद की थी कि वह मुझसे प्यार करेगी, वो नहीं हुआ पर हम क्या है राइड कर रहे हैं। यानी उसने सोचा था कि क्या पता वो उसे प्यार करती, लेकिन अब क्या है, पास्ट में ऐसा हो सकता था कि वो उसे प्यार करती, लेकिन अब क्या है, वो सब चीज़ें नहीं हैं, लेकिन वो क्या है राइड कर रहे हैं, यानी घुड़सवारी कर रहे हैं। अब इसका देखो डीप मीनिंग देख लेते हैं। यहाँ पे जो प्रेमी है ना वो खुद को दिलासा देता है, दुनिया में हर इंसान किसी ना किसी चीज़ में फेल होता है। मतलब कोई भी व्यक्ति अपनी लाइफ में 100% सक्सेसफुल तो नहीं होता है। लोग सोचते हैं, मतलब सोचते तो बहुत कुछ है, होपफुल पास्ट, पर असलियत में क्या है बहुत कम कर पाते हैं। इसलिए अगर वह प्यार में फ़ेल हो गया है तो ये कोई अनोखी बात नहीं है। कम से कम उसके पास एक खूबसूरत वर्तमान, यानी कम से कम वो अपनी जो बिलव्ड है उसके साथ में एक राइड तो कर पा रहा है। अब देखो इसकी थीम से देख लेते हैं। यूनिवर्सल फेलियर है, वैश्विक असफलता, यानी सब फेल होते हैं। ऐसा तो कोई भी नहीं है कि कोई एक ही बार में पास हो जाता है। लाइफ के जो भी स्ट्रगल्स होते हैं हर किसी को फेस करने पड़ते हैं। कंसोलेशन यानी खुद को दिलासा देता है, और डिस्क्रिपेंसी यानी सोच और हकीकत में अंतर खुद ही क्या है वो एनालाइज करता है। पोइटिक डिवाइस देखो रिटोरिकल क्वेश्चन है, वो ऐसे सवाल करता है जिनके आंसर वो पूछता तो है लेकिन उसे खुद को पता है, वो दूसरों से सवाल नहीं जान मतलब कोशिश नहीं कर रहा कि सामने वाला जवाब दे, उसको पता है। फेल आई अलोन इन वर्ड्स एंड डीड्स, वाई ऑल मैन स्ट्राइव, हु एंड हु सक्सीड्स। तो यानी मेहनत तो सारे करते हैं पर क्या सारे सफल हो जाते हैं, ये मतलब बात कह रहा है। तो ये क्या एक रिटोरिकल क्वेश्चन है, ऐसा सवाल जिसका जवाब सबको पता है, बस बात पर जोर देने के लिए उसको पूछा जाता है। एंटीथेसिस यानी विरोधाभास से दो विपरीत शब्दों को यूज़ रखा जाता है, जैसे प्रीटी डन एंड अनडन वास्ट, होपफुल पास्ट। ठीक है, इस तरीके से इस स्टेंजा जो हमें स्वीकार करना सिखाता है कि असफलताएं जीवन का हिस्सा हैं। अतीत की उम्मीदें में उलझने की बजाय वर्तमान के जो छोटे छोटे जो सुख हैं, प्रेजेंट मोमेंट्स हैं, उनको क्या है एंजॉय करना चाहिए। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेंजा पे। अभी हम पॉइंट बोलता है वॉट हैंड एंड ब्रेन ऑफ मैन कैन इक्वलाइज, यानी इंसान का हाथ और दिमाग भला बराबरी कर सकता है। यानी इंसान का यहाँ पे हाथ और ब्रेन से मतलब है कि जो व्यक्ति है उसके एक्शंस एंड थॉट्स को इक्वलाइज किया जा सकता है। ब्रेन तो कुछ भी सोच सकता है लेकिन हमारे एक्शंस तो लिमिटेड होते हैं ना। ठीक है, वॉट हर्ट अलाइक कंसीव्स एंड डेयर्स, कौन सा दिल जैसा सोचता है वैसा ही करने की हिम्मत कर पाता है। यानी हम सोच तो बहुत कुछ लेते हैं पर करने की हिम्मत भी तो होनी चाहिए, पर हिम्मत नहीं कर पाते हैं इतने। वॉट एक्ट प्रूव ऑल इट्स थॉट हैड बीन, कौन सा काम ये साबित कर पाता है कि उसके पीछे की पूरी सोच क्या थी। यानी ऐसा कौन सा काम है जो ये प्रूव कर पाता है कि इसके पीछे जो इंटेंशन था वो कैसा था। वॉट विल बट फेल्ट द फ्लैशी स्क्रीन, किसी इच्छा ने इंसान के शरीर के पर्दे को महसूस नहीं किया है। वी राइड एंड आई सी हर बॉसम राइज, हम सवारी कर रहे हैं और क्या है जब उसकी जो ब्राइड है जब वो सांसें लेती है तो उसकी जो फिज़िकल अपीयरेंस जो निकल के आती है वो क्या है उसको प्रेज़ करता है और कहता है देयर्स मैनी अ क्राउन फॉर हु कैन रीच, जो लोग कामयाब होते हैं उनके लिए क्या है कई ताज और पुरस्कार हैं। 10 लाइन्स अ स्टेटमेंट्स लाइफ इन ईच, मान और क्या है जो एक स्टेटमेंट यानी जो राजनेता होता है, यानी सब लोग अपनी लाइफ में क्या है संघर्ष करते हैं और संघर्ष करने के बाद में देखो उनको क्या मिलता है, कुछ मतलब लोग किसके लिए जो लोग कामयाब होते हैं उनको क्या मिलता है, क्राउन मिलता है। जो स्टेटमेंट यानी राजनेता होते हैं ना वो इतना महान काम करके जाते हैं फिर भी क्या है ज़िंदगी इतिहास की सिर्फ 10 लाइनों में सिमट जाती है उनकी। यानी कोई भी पास्ट की कोई भी चीज़ है, कोई भी राजनेता है जिसने बहुत अच्छा काम किया और आज उसको हम सिर्फ 10 लाइनों में मतलब उनकी तारीफ़ कर देते हैं। द फ्लैग स्टक ऑन अ हीप ऑफ बोन्स, अ सोल्जर्स डूइंग वॉट अटोन्स, और बोलता है कि जो एक सोल्जर होता है वो अपनी लाइफ को क्या है सेक्रीफाइस कर देता है और अपने देश के लिए कितना काम करता है लेकिन उसके बदले उसे क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता। हड्डियों के ढेर पे क्या मिलता है, युद्ध के मैदान में उस पर गाड़ा गया एक झंडा होता है, यानी एक झंडा उसके क्या है नाम से गाड़ देते हैं, उसकी जो कब्र होती है उस पर युद्ध के मैदान में। उसने बताओ क्या उखाड़ लिया उसने इतना ज़्यादा। यहाँ पे बोलता है कि देखो एक जो राजनेता होता है उसे क्या है सिर्फ 10 लाइनें मिलती हैं और एक जो सोल्जर होता है जो अपनी लाइफ को पूरी लाइफ अपने देश के लिए सेक्रीफाइस कर देता है उसे क्या मिलता है, हड्डियों के ढेर जो होता है उसका, उस पर एक झंडा गाड़ देते हैं कि इसने क्या है सेक्रीफाइस दिया, बस उसको इतना ही मिलता है इतना करने पे। दे स्क्रैच हिज नेम ऑन द एबीज स्टोन, माई राइडिंग इज़ बेटर बाय देयर लीव,
और लोग क्या करते हैं, उसका नाम क्या करते हैं, वेस्टमिंस्टर एबे के पत्थरों पर खुरच कर लिख देते हैं। यानी जो लोग मर जाते हैं उनकी जो कब्र होती है उस पर क्या उनका नाम और उनके जो वर्क्स होते हैं वो मेंशन कर दिए जाते हैं। जैसे ग्रेवयार्ड्स में होता है ना, जो चर्च वगैरह होते हैं, सॉरी जो क्रिश्चियनिटी में अगर आपने देखा हो तो उनके नाम के ऊपर क्या उनके जो कब्र होती है उस पर एक स्टोन लगा दिया जाता है जिसमें उनका नाम एंड डिटेल्स वगैरह लिख दी जाती है। अब यहाँ पे पॉइंट बोलता है कि उनकी इजाज़त से मेरी ये राइड उन सबसे क्या है कहीं बेहतर है। वो बोलता है कि इन लोगों को जो लाइफ में मिला है ना इतना करने पे, उनसे तो क्या है मेरी राइड ही बेटर है। इंसान जो सोचता है वह असल में पूरा नहीं कर पाता, क्योंकि हमारी शारीरिक सीमाएं यानी फिज़िकल लिमिटेशंस होती हैं। हम सोच तो बहुत कुछ सकते हैं लेकिन उनको एक्शंस की बराबरी नहीं की जा सकती है। प्रेमी अब अपनी इस राइड की तुलना बड़े बड़े राजनेताओं से करता है। उनको सिर्फ 10 लाइनों में उनकी तारीफ़ कर दी जाती है। सैनिकों से करता है। एक लीडर अब पूरी ज़िंदगी काम करता है और मरने के बाद इतिहास की किताबों में उसे सिर्फ 10 लाइनें मिलती हैं। एक सैनिक जो जान दे देता है उसे बदले में सिर्फ एक कब्र पर क्या मिलता है, एक पत्थर मिलता है जिस पे क्या है उसके बारे में प्रशंसा लिख दी जाती है। प्रेमी कहता है कि उन सभी सूखी कामयाबियों से क्या है बेहतर मेरी क्या है जिंदा राइड है, जहाँ मैं कम से कम अपनी प्रेमिका को क्या है महसूस कर सकता हूँ। ह्यूमन लिमिटेशंस की बात की गई है। फ्यूटिलिटी ऑफ फेम यानी दिखावे की जो प्रसिद्धि का खोखलापन है उसके बारे में रियलिज्म को और आइडियलिज्म को यहाँ पे दिखाया गया है कि रियलिटी कुछ और है और आइडियलिज्म यानी हम इतनी आदर्शवादी बातें करते हैं लेकिन मिलता क्या है रियलिटी में। अब यहाँ रिटोरिकल क्वेश्चन है, यानी जो पॉइंट है वो क्वेश्चन करता है लेकिन आंसर जानना नहीं चाहता, उसको आंसर पता है। स्टेंजा की शुरुआत देखो 4 लाइनें लगातार सवालों से भरी हैं जो इंसान की सीमाओं पर चोट करती हैं। मेटाफर का यूज़ हुआ है। फ्लैशी स्क्रीन का मतलब है मानव शरीर और उसकी कमजोरियों को एक पर्दे या स्क्रीन की तरह बताया है जो कि हमारी इच्छाओं को पूरा नहीं होने देती हैं। स्नैक डगी का यूज़ हुआ है इसमें, मतलब जो इसको बोलते हैं आई एम जस्ट फॉरगेटिंग इट, यानी पार्ट टू होल, यानी किसी पार्ट से होल की चीज़ को रिप्रेजेंट करना। जैसे हाथ और दिमाग है ना, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरे मानव जाति को। यानी ये हाथ का मतलब है एक्शन और दिमाग का मतलब है हमारे थॉट्स। तो हमारे एक्शन और थॉट्स जब मिलते हैं तो उस तरीके से क्या एक जो पूरी कम्युनिटी को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ये स्टेंजा दिखावे की कामयाबी यानी क्राउन, फेम, एबी स्टोन की खोखली हकीकत को क्या उजागर करता है और सादे सच्चे सुख यानी प्रेमिका के साथ में जो राइड के जो जीवन का जो असली सुख उसे मिल रहा है उसे क्या है वो रियल बताता है। और वो जो बाकी जो चीज़ हैं जिनसे उसने कंपेयर किया उनको क्या बोलता है कि ये सब चीज़ें सही मतलब ट्रू नहीं हैं। नेक्स्ट स्टेंजा, व्हाट डज इट ऑल मीन, पॉइंट वेल, योर ब्रेन्स बीट इनटू राइम्स यू टेल। इन सब का क्या मतलब है, कवि महोदय वो अब खुद को बोलता है चीज़ें। खैर तुम्हारा दिमाग लय में धड़कता है, यानी जो पोइट है अपनी जो पोएम्स लिखता है उनमें क्या रिदम को यूज़ करता है, तो बोलता है कि जो तुम्हारा दिल है ना किस में धड़कता है, लय में धड़कता है, तुम बताते हो। वॉट वी फेल्ट ओनली यू एक्सप्रेस, जो हम फील करते हैं ना उसे तुम बयां करते हो, यानी तुम क्या है उसे एक्सप्रेस करते हो। यू होल थिंग्स ब्यूटीफुल द लेस, तुम असली चीज़ों को सुंदर कम मानते हो, यानी तुम क्या है जो चीज़ें सुंदर नहीं है ना उनको भी तुम सुंदर दिखाने की कोशिश करते हो, और जो रियल में जो चीज़ें सुंदर है ना उन्हें तुम क्या है इतना सुंदर नहीं मानते हो। एंड साइड विद नेचर रादर प्रेज योर वर्ड्स फॉर डूइंग वॉट इट कैन नॉट डू, और प्रकृति का साथ देते हो बल्कि तारीफ़ करते हो अपनी कविता की उस काम को करने के लिए वो असल में नहीं कर सकती है। देखो इसको मैं शॉर्ट में बताऊंगी अभी आपको। सिंगिंग अ ब्यूटी विच इज़ मोर देन योर ओन लाइन्स कैन मैच वेयर फोर, ऐसी सुंदरता का गान करना जो कि कहीं ज़्यादा क्या है सुंदर है किससे, तुम्हारी खुद की लिखी लाइनों के मुकाबले। इज़ दैट द बेस्ट थिंग, क्या वो जो कविता लिखना है सबसे अच्छी चीज़ है, मैं किसी से कम नहीं। At least I've seen and more express and here I ride with her is fine, कम से कम मैंने सुंदरता को देखा तो है, उससे भी ज़्यादा अनुभव किया है और अंततः मैं यहाँ उसके साथ क्या है राइड कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो जो पोइट होते हैं ना वो जो चीज़ सुंदर नहीं दिखती उसे भी सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं, और जब वो जो पोइट्री लिखते हैं ना उसे खुद फील नहीं कर पाते हैं। हम लोग उसको पढ़ने के बाद में फील ज़रूर करते हैं लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। तो इस चीज़ के लिए यहाँ पे पोइट बोलता है कि
क्या तुमने उस सुंदरता को देखा है कभी? क्या तुमने उसको महसूस किया है? तुमने उसको सुंदर तो बनाया है, लेकिन क्या तुमने रियलिटी में उसको महसूस किया है? यहाँ पे वो रिटोरिकल क्वेश्चन है, लेकिन वो इससे क्या कहना चाहता है, देखो तुमने नहीं किया लेकिन मैंने किया है, मेरी जो बिलव्ड है मेरे साथ में, मैं उसके साथ राइड कर रहा हूँ और इससे अच्छा अनुभव मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं हो सकता। एक कवि यहाँ पे जो पॉइंट है ना, वो तुलना करता है, कवि से अपनी तुलना करता है कि वह कहता है कि कवि सिर्फ हमारी भावनाओं को शब्दों में पिरोता है, लेकिन कविता सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, वह असली ज़िंदगी की खूबसूरती की बराबरी नहीं कर सकती। कवि सिर्फ कल्पनाओं में सुंदर चीज़ें लिखता है, जबकि प्रेमी असल ज़िंदगी में उस सुंदरता को के साथ जी रहा है। यानी जो पोइट है वो तो क्या इमेजिनेशन में लिखता है अपने वर्क्स को और उनको सुंदर बनाता है, लेकिन यहाँ पे जो पोइट है वो तो अपनी बिलव्ड के साथ में, रियलिटी में साथ में है, तो यहाँ पे इस तरीके से क्या है, उसको सुंदर बना रहा है। इसलिए कवि की कल्पना से बेहतर क्या है, उस प्रेमी की रियलिटी है, यानी हकीकत है। आर्ट वर्सेस लाइफ को दिखाया है। इन एडिक्वेसी ऑफ पोइट्री, यानी जो पोइट्री होती है वो अपूर्ण होती है। कहने का मतलब है कि उसमें रियलिटी नहीं होती है, इमेजिनेशंस ही होती हैं। और एक्सपीरियंशियल जॉय को दिखाया, यानी अनुभव का जो आनंद है ना, वो शब्दों से बड़ा होता है। अब इसमें पोइटिक डिवाइस देख लेते हैं। अपोस्ट्रोफी का यूज़ हुआ है, आयरनी यूज़ हुई है। कवि सुंदर चीज़ें लिखता है पर खुद उन चीज़ों को जी नहीं पाता, जबकि प्रेमी कविता नहीं लिख पाता पर उस सुंदरता के साथ में क्या है, जी रहा है। यहाँ पे क्या है, आयरनी यूज़ हुई है। मतलब पोइट कविता लिखता है, उसको सुंदर बनाता है, लेकिन उसको कभी खुद महसूस नहीं कर पाता। वहीं जो प्रेमी है, उसने क्या कविता तो नहीं लिखी है, लेकिन वो उस मोमेंट को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा है। एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है इसमें, ब्रेन बीट्स, ठीक है। अपोस्ट्रोफी है, सीधा संबोधन है, किसी ऐसे व्यक्ति को सीधे संबोधित करना जो वहाँ सुन नहीं रहा हो, ठीक है। यहाँ प्रेमी सीधे एक काल्पनिक कवि को संबोधित कर रहा है, यानी जो पोइट है वहाँ प्रेजेंट थोड़ी है, ठीक है। तो देखो ये जो स्टेंजा है ना, इनका मैं क्रक्स बता देती हूँ आपको। ये जो स्टेंजा थे ना 5, 6, 7, इनमें क्या है, जो पोएम है ना थोड़ी डीप थॉट में चली जाती है। अब यहाँ पे ना जो हमारा हीरो है, कौन है हमारे हीरो, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने जो पोइट लिखी है वो हमारा यहाँ इधर हीरो है। वो सोचता है कि ये ना लोग पूरी ज़िंदगी क्या है, मेहनत करते हैं, कुछ लोग देश बदलते हैं, कुछ भेष बदलते हैं, और कुछ क्या है मतलब बहुत बढ़िया बढ़िया पोइट्री लिखते हैं, और कुछ मूर्तियाँ बनाते हैं, स्कल्पचर की बात करेगा अभी वो। पर उन्हें मिलता क्या है जीवन में, क्या ही उखाड़ लेते हैं वो जीवन में, बताओ, कुछ नहीं कर पाते हैं। और यहाँ जो हमारे हीरो हैं, ये हमारे हीरो हैं, ये देखो, ये अपनी बिलव्ड के साथ में, इनको क्या मिला, इनको क्या मिलता है बताओ। उनको अपनी जो मोहब्बत थी ना, उसके साथ क्या है, करीबी मतलब उसका जो साथ है वो मिल जाता है। वो कहता है कि बड़ी बड़ी कामयाबियाँ एक तरफ हैं और ये मेरी जो लास्ट राइड है ना वो एक तरफ है। मतलब लोगों ने जीवन में इतना संघर्ष करके जो अचीव किया ना, वो सब कुछ एक तरफ हो गया। यानी पोइट, और जो स्कल्पचर बनाने वाला है, और आर्मी का यानी सोल्जर से जो किया है, कंपैरिजन किया है, वो सब एक तरफ, और मेरी बिलव्ड के साथ में क्या है, राइड एक तरफ, ठीक है। तो इधर एक सॉन्ग है वो यहाँ पे फिट हो सकता है कि जो तुम ना हो तो रहेंगे हम नहीं, न चाहिए तुमसे ज़्यादा न तुमसे कम नहीं। तो उसके लिए क्या है, पूरी ज़िंदगी और सारी जो खुशी है वो उसी की बिलव्ड में आके सिमट चुकी है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो रही है। वर्ड मीनिंग अब जब आप नोट्स पढ़ेंगे तो आप इसके साथ साथ देख सकते हैं। और अगर आपको ये नोट्स सच में पसंद आ रहे हैं तो देखो हमारा ऐप है द इंग्लिश लेबोरेटरी। वहाँ पे आज यानी 6 दिन के अंदर अंदर मैंने पूरा कंटेंट तैयार करने की कोशिश की है और पोइट्री कंप्लीट हो चुकी है। वहाँ से आप ये नोट्स परचेज़ कर सकते हैं। ऐप का नाम है द इंग्लिश लेबोरेटरी, और टेलीग्राम का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो देखो बढ़ते हैं अपने स्टेंजा की तरफ। एंड यू ग्रेट स्कल्प्टर सो यू गेव अ स्कोर ऑफ ईयर्स आर्ट हर स्लेव। और तुम ओ महान मूर्तिकार, तुमने पता है क्या किया है, तुमने अपनी ज़िंदगी के क्या है पूरे 20 साल एक क्या है, एक ऐसी जो मूर्ति को समर्पित कर दिए। एंड दैट योर वीनस वेंस वी टर्न
पॉइंट बोलता है कि एक जो मूर्तिकार, तुमने क्या है अपने जो जीवन के 20 साल है ना अपनी कला के प्रति समर्पित रहकर अपने पूरे 20 साल दे दिए तुमने, और इतनी मेहनत के बाद तुम्हारी बनाई हुई जो वीनस की मूर्ति है ना, जिससे हम क्या है नज़र हटा लेते हैं। और कब हटाते हैं हम अपनी नज़रें? टू यॉन्डर गर्ल दैट carries the urn and naturally notice her more because your statue is beautiful but lifeless। और सामने दूर घड़ा ले जा रही एक साधारण सी जीवित लड़की को क्या है देखने लग जाते हैं और स्वाभाविक रूप से उसकी ओर अधिक ध्यान देते हैं, क्योंकि तुम्हारी बनाई हुई मूर्ति सुंदर तो है पर वो क्या है निर्जीव है। अब यहाँ पे देखो पॉइंट सीधे सीधे बोल रहा है कि तुमने ना जो वीनस की जो मूर्ति है ना काफ़ी अट्रैक्टिव है, उसको तुमने 20 साल दे दिए, उसमें तुमने अपना पूरा जो आर्ट मतलब पूरे कला को समर्पित हो गए, लेकिन 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 अगर तुम्हारी उस मूर्ति के पास से क्या है कोई लड़की निकल के जाएगी ना, तो लोग उस लड़की की तरफ ज़्यादा आकर्षित होंगे बजाय किसके, तुम्हारी वीनस वाली मूर्ति के। एंड यू म्यूजिकल फ्रेंड योर हेड विदर्स विद नोट्स एंड काउंटर नोट्स, और तुम एंड यू और तुम मेरे संगीतकार दोस्त, तुम्हारा मन दिन रात नई धुनें और सुरताल बनाने में लगा रहता है। Until years of hard work have passed, और देखते देखते वर्षों की मेहनत बीत जाती है। Our friends friend music, they confess the ride is best for me I guess, और बदले में लोग बस इतना ही कहते हैं कि यह किसी दोस्त के दोस्त का संगीत है, इसलिए मुझे लगता है कि इन सब से क्या है बेहतर तो मेरी क्या है ये राइड है। यानी देखो सीधी सी बात है, अब क्या है पॉइंट के सामने सब कुछ फीका पड़ चुका है, अब उसकी पॉइंट उसके साथ में बिल गेट्स, अंबानी, अब उसको क्या सब गरीब दिखाई दे रहे हैं, वही क्या है सबसे ज़्यादा अब क्या है अमीर बन चुका है। यहाँ पे देखो इसका डीप एनालिसिस देखते हैं। यहाँ जो प्रेमी है ना, यहाँ कला यानी आर्ट और रियलिटी के बीच के फ़र्क को बताता है कि यानी 20 साल किसी आर्ट को दिए तो सोचो कितनी बड़ी बात है, लेकिन फिर भी क्या है जो लोग हैं ना किसको महत्व दे रहे हैं, अगर वहाँ से कोई लड़की गुजर के जाती है तो उसकी तरफ ध्यान देते हैं, तो रियलिटी की तरफ। कलाकार अपनी पूरी ज़िंदगी सुंदर रचनाएं बनाने में लगाते हैं, मूर्तिकार मूर्तियां बनाता है, संगीतकार नई धुनें रचता है, लेकिन इनकी उपलब्धियों के बावजूद वास्तविक जीवन के अनुभव अधिक प्रत्यक्ष और जीवंत होते हैं। यानी जो रियलिटी होती है वो इनसे क्या है, जो प्रेजेंट टाइम होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है इनसे। प्रेमी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्तमान क्षण का अनुभव कर रहा है, इसलिए वह अपनी राइड को कला और प्रसिद्धि की तुलना में क्या है अधिक मूल्यवान मानता है। यानी अब सबसे ज़्यादा अमीर कौन बन चुका है, अंबानी से भी ज़्यादा यहाँ पे जो पॉइंट है वो बन चुका है। हमारा देवदास नहीं है, ठीक है। पोइटिक डिवाइसेस देखते हैं। अपोस्ट्रोफी यूज़ हुआ है, सीधे क्या है मूर्तिकार को और संगीतकार को संबोधित कर रहा है। जेक्स्टापोजिशन है, तुलना कर रहा है किसकी, वीनस की किससे तुलना कर रहा है, जीवित लड़की से। आर्ट और रियलिटी के अंतर को दिखाता है। एलिट्रेशन है, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही है। आयरनी यानी विडम्बना को दिखा रहा है, यानी कलाकार सारी मेहनत करते हैं पर उनकी कला की क्या पहचान सीमित रह जाती है। थीम्स देखो, आर्ट वर्सेस रियलिटी, आर्टिस्टिक डेडिकेशन, आर्ट के प्रति समर्पण। देखो कोई अपने जीवन के 20 साल दे रहा है तो कितना डेडिकेशन होगा। वैल्यू ऑफ रियल एक्सपीरियंसेस, लिविंग इन द प्रेजेंट। कला सुंदर हो सकती है लेकिन वास्तविक जीवन का अनुभव क्या है सबसे अधिक मूल्यवान होता है। नेक्स्ट स्टेंजा पे चलते हैं। हु नोज व्हाट्स फिट फॉर अस हैड फेट प्रपोज ब्लिस हेयर शुड सब्लिमेट। कौन जानता है कि हमारे लिए क्या सही है, अगर किस्मत ने यह तय किया है कि सारा सुख इस धरती पर क्या है चरम पर पहुंच जाए। माई यूथ एंड फाइनल नो मैच यॉन्डर, और मेरी जवानी में ही तो फिर उस पार के लिए स्वर्ग में कुछ ना बचता। यानी अगर मुझे यहीं पे सब कुछ मिल जाता, अगर इंसान को क्या है इस धरती पे ही सब कुछ मिल जाएगा तो उसे स्वर्ग जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इफ़ आई कुड रन एंड नेवर वॉन्डर, इफ़ आई कुड स्केल द हेवन एंड सी द गोल एंड आई नाउ नो आई हैड अचीव्ड। अगर मैं बिना भटके सीधे अपनी मंजिल तक दौड़ जाता, अगर मैं आसमान पर चढ़ जाता और देख लेता अपनी मंजिल को और ना जान जाता और क्या है जान जाता कि मैंने उसे हासिल कर लिया है। आई माइट डाई एंड नो मोर बिलव्ड, तो शायद मैं बिना किसी उम्मीद के मर जाता और कोई विश्वास ना बचता। यहाँ पे देखो पॉइंट बोलता है कि जो जर्नी है ना उसको हमें एंजॉय करना चाहिए बजाय किसके, मंजिल के, ठीक है। बट नाउ द गोल इज़ स्टिल टू फाइंड, लेकिन अब
मंजिल का मिलना अभी बाकी है, यानी अभी बोल रहा है कि अगर सारी चीज़ें अगर यहीं मिल जाती तो क्या हम हेवन जाने की फिर ज़रूरत ही क्या है, फिर हेवन की यानी स्वर्ग की तमन्ना ही क्यों करनी। लेकिन अब बोल रहा है कि अभी तो मेरी मंजिल मिलना बाकी है। द हाई बॉर्न जॉय दैट लेफ्ट बिहाइंड, वो परम आनंद जो क्या है पीछे छूट गया था, वो मैंने क्या स्वर्ग के लिए बचा के रखा है। वॉट इफ़ वी स्टिल राइड ऑन द विंड दैट बीट्स आवर फेसेस एंड आर फ्री। क्या हो अगर हम ऐसे ही सवारी करते रहें और वो जो हवा हमारे चेहरों से जो टकरा रही है हमें आज़ाद, और हम क्या है आज़ाद रहें। वो बोलता है कि ये जो राइड करते टाइम उसके फेस पे जो हवा आ रही है उसे लगता है कि जो राइड है वो ऐसी कंटिन्यू चलती रहे, और जो मैंने स्वर्ग के लिए जो आनंद बचाया है ना, मुझे वो नहीं चाहिए अगर मुझे तुम्हारी क्या है साथ में राइड करने का मौका मिल रहा है। तो यहाँ पे पॉइंट कहता है कि अगर लाइफ में सब कुछ इसी दुनिया में मिल जाएगा तो मरने के बाद स्वर्ग में हासिल करने के लिए क्या बचेगा, बताओ। कुछ नहीं बचेगा। फिर क्या करोगे, वहाँ बैठ के क्या हवन करोगे तुम लोग। स्वर्ग में कुछ ना कुछ तमन्ना भी तो रहनी चाहिए। अगर प्रेमिका ने हाँ कह दिया होता तो उसकी लाइफ का गोल यहीं ख़त्म हो जाता, यानी अगर उसकी क्या है बिलव्ड है हाँ बोल देती तो उसके पास कुछ बचता ही नहीं, यानी उसको स्वर्ग यहाँ इस धरती पे मिल जाता। अब जब उसे यहाँ रिजेक्शन मिला है तो उसके पास भविष्य और स्वर्ग के लिए एक उम्मीद बची है। अधूरी इच्छा ही इंसान को आगे बढ़ने की वजह देती है। आई होप ये चीज़ क्लियर हुई हो आपको। सॉरी। अब देखो यहाँ पे ब्राउनिंग की क्या है ऑप्टिमिज्म दिखाई देती है, इम्परफेक्शन थ्योरी दिखाई देती है कि अपूर्णता का सिद्धांत है, यानी अभी क्या है अभी चीज़ें रह गई हैं, अधूरापन ही क्या है अच्छा है। अगर सब चीज़ें मिल जाएंगी ज़िंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे, कुछ अधूरी इच्छाएं तो क्या है जीने का मज़ा देती हैं, वो वाली बात। ठीक है। होप फॉर आफ्टर लाइफ, अगली दुनिया या परलोक में क्या है पूर्णता की उम्मीद, यानी स्वर्ग की अभी क्या है वो अपनी उम्मीद बचाए हुए हैं। यहाँ पे मेटाफर यूज़ हुआ है स्केल द हेवन, यानी सफलता के चरम पर पहुँचने या सब कुछ हासिल करने को स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ने की तरह दिखाया, यानी जो भी चीज़ हम अचीव करते जाते हैं इसका मतलब है कि हम हेवन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अलिट्रेशन का यूज़ हुआ है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही है तो अलिट्रेशन। इस स्टैंजा में जो पॉइंट है उसकी ऑप्टिमिज्म को दिखाया कि यार वो कितना मतलब ऑप्टिमिस्टिक है। वो बोल रहा है कि मतलब इतना देवदास नहीं बना है वो। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ। एंड येट शी हैज़ नॉट स्पोक सो लॉन्ग, और फिर भी उसने इतने समय से क्या है कुछ नहीं बोला है। वॉट इफ़ हैवन बी दैट फेयर एंड स्ट्रॉन्ग, क्या हो अगर स्वर्ग और कुछ नहीं बल्कि यही हो सुंदर और मजबूत। एट लाइफ्स बेस्ट विदर आइज अपटर्न विदर लाइफ्स थ्रियम्फ इज डिसर्न, ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन पल में हमारी आंखें ऊपर उठी हों जहाँ ज़िंदगी की सबसे बड़ी जीत दिखाई देती है। ट्रिम्फ यानी जीत। वी फिक्सिंग दी शुड सो अबाइड, और हम उसी पल अपनी नज़रें टिका कर हमेशा के लिए ठहर जाएं। वॉट इफ़ वी विल स्टिल राइड ऑन वी टू, क्या हो अगर हम दोनों ऐसे ही लगातार राइड करते रहें। विद लाइफ फॉर एवर ओल्ड येट न्यू, एक ऐसी ज़िंदगी के साथ जो हमेशा क्या है पुरानी होकर भी क्या है नई बनी रहे। चेंज नॉट इन काइंड बट इन डिग्री, जो बदले नहीं अपने रूप में बस उसकी क्या है गहराई बढ़ती जाए, यानी उसका जो नेचर है ना वो चेंज नहीं होना चाहिए। उसकी भले ही डिग्री यानी उसके फॉर्म चेंज हो सकते हैं लेकिन उसका क्या है गहराई चेंज नहीं होनी चाहिए, वो तो क्या है इंक्रीज होती जानी चाहिए टाइम के साथ में। द इंस्टेंट मेड इटर्निटी, और क्या है एक छोटा सा पल हमेशा हमेशा के लिए क्या है ये रुक जाए, यानी जो लास्ट राइड है वो क्या है ये जो मोमेंट है वो क्या है रुक जाए। एंड हेवन जस्ट प्रूव दैट आई एंड शी राइड टुगेदर फॉर एवर राइड, और स्वर्ग सिर्फ यही साबित हो कि मैं और वह, यानी बोल रहा है कि यहीं पे क्या है धरती और उसका जो स्वर्ग है ना यहीं पे आ जाएगा अगर क्या है उसकी जो बिलव्ड उसके साथ में राइड करता रहे और ये एक मोमेंट क्या है रुक जाए हमेशा हमेशा के लिए। सवारी करें, साथ में सवारी करें और हमेशा के लिए क्या है सवारी करते रहें। ये जो लास्ट स्टेंजा है इसमें जो प्रेमी है बहुत ही गहरे और आध्यात्मिक विचार पर पहुंचता है। प्रेमिका काफ़ी देर से क्या है चुपचाप है उसके साथ राइड कर रही है। प्रेमी सोचता है कि स्वर्ग क्या है, स्वर्ग कोई दूसरी जगह नहीं है बल्कि ज़िंदगी के सबसे खुशनुमा पल जो इंस्टेंट जो मोमेंट्स होते हैं का हमेशा के लिए रुक जाना क्या है इटर्निटी या स्वर्ग है, यानी कोई ऐसे मोमेंट्स जो कि क्या है हमें बहुत हैप्पीनेस देते हैं अगर वो क्या है हमेशा के लिए रुक जाएं तो वही क्या है हमारे लिए स्वर्ग बन जाते हैं। वह कामना करता है कि समय यहीं थम जाए
और अपनी प्रेमिका के साथ में इस घोड़े पर अनंत काल के लिए क्या है वो राइड करता रहे, और यही क्या है उसका अंतिम स्वर्ग है, यानी उसके लिए ये क्या है स्वर्ग बन जाएगा। अब देखो ये लास्ट के जो स्टेंजा हैं 8, 9, 10 इसको देख लेते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है इसका। इसमें देखो अब जो हमारा हीरो है ना वो सोचता है कि अगर हम इस दुनिया में सब कुछ मिल जाए तो हम फिर जन्नत में क्यों जाएं, ठीक है, वहाँ जाके क्या करेंगे, वहाँ क्या मांगना। जन्नत तो वो होती है जहाँ क्या है कोई ख्वाहिश बाकी ना रहे, ठीक है, और उसकी ख्वाहिश बाकी कहाँ नहीं रहेगी अगर वो अपनी बिलव्ड के साथ में क्या है हमेशा राइड पे चलता रहे। और यहाँ पे पॉइंट को लगता है कि शायद जन्नत और कुछ नहीं बल्कि क्या है जो मोमेंट होता है, इंस्टेंट मोमेंट होता है, उसका रुक जाना यानी उसका फ्रीज हो जाना ही क्या है इटर्निटी यानी स्वर्ग है। अब देखो इसमें और लास्ट में जो पॉइंट है ना वो इतने ऑप्टिमिज्म पर पहुंच जाता है, वो सोचता है क्या पता वक्त यहीं रुक जाए, क्या पता हम दोनों ऐसे ही हमेशा के लिए राइड करते रहें। अगर ऐसा हो गया ना, कैसा हो गया कि अगर ये वक्त यहीं रुक गया, ये ज़मीं थम गई, तो जो मेरी जो आखिरी राइड है ना, मतलब जो लास्ट राइड है ना वो मेरी क्या हो जाएगी फॉर एवर राइड बन जाएगी। तो यहाँ पे ना इसको एब्सोल्यूट पॉजिटिविटी दिखाई गई है किसकी, रॉबर्ट मतलब पोइट की। किसने दिखाई है, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने अपने ड्रामेटिक मोनोलॉग के थ्रू। हाँ दिल टूटा है पर बंदा क्या है अभी भी खुश है क्योंकि वो क्या है अपनी बिलव्ड के साथ में उस मोमेंट को एन्जॉय कर रहा है। तो देखो इसकी जो शॉर्ट में समरी है, देखो इसमें एक पॉइंट है, उसको हीरो मान लो, उसकी बिलव्ड ने उसको रिजेक्ट कर दिया है, तो बोलता है कि तुमने मना किया कोई बात नहीं, बस मेरी एक आखिरी रिक्वेस्ट है, तुम वो मान लो, क्या तुम मेरे साथ राइड पे चलोगी। वो उसके लिए हाँ कर देती है। तो अब क्या है जैसे वो उसके साथ राइड करता है तो उसे लगता है कि अब ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, अब तो मेरी क्या है जो जन्नत और मेरा सब कुछ क्या है मेरी बिलव्ड के साथ में जो मोमेंट है वही है। और इसका जो मैसेज निकल के आता है वो है कि मतलब क्या कहते हैं कामयाबी और नाकामयाबी ये तो क्या है लाइफ का पार्ट है, आती जाती रहेंगी, लेकिन जो आज का जो मोमेंट है उसको क्या है हमें पूरी शिद्दत से जी लेना चाहिए। तो यहाँ पे हमारी पोएम ख़त्म होती है। अब देखो इसके बारे में, ये पोएम किसकी है, रॉबर्ट ब्राउनिंग की है, 1855 में पब्लिश होती है। कलेक्शन का नाम क्या है, मैन एंड वीमेन, विक्टोरियन एज से बिलोंग करती है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है, इसमें 10 स्टेंजा हैं और हर एक स्टेंजा में कितनी लाइन है, 11 लाइन है। आयम्बिक रिदम है यानी अनस्ट्रेस्ड फिर स्ट्रेस्ड की कॉम्बिनेशन के साथ में। नैरेटर यानी एक रिजेक्टेड क्या है लवर है, एक दिल टूटा आशिक है, और इसकी सेटिंग क्या है हॉर्स राइड विद बिलव आफ्टर रिजेक्शन, और इसके बाद में क्या है हॉर्स राइड पे जाता है किसके साथ में, अपनी बिलव के साथ में, जब वो उसके रिजेक्ट कर देती है। एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, द स्पीकर एंड हिज बिलव्ड आर राइडिंग टुगेदर फॉर द लास्ट टाइम, ही इमेजिन्स द लाइव्स ऑफ अदर्स, यानी वो दूसरे लोगों की लाइफ को अपने से कंपेयर करता है अपने मोमेंट से, कि देखो किंग्स कॉन्क्यूरर्स और जो सोल्जर्स हैं, पोइट्स हैं, आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियंस हैं, उनसे कंपेयर करता है अपने प्रेजेंट मोमेंट को कि उन्होंने जीवन में इतना कुछ नहीं पाया जितना कि मैंने एक इस मोमेंट में पा लिया है। ही कंक्लूड दैट टू लिव एंड एन्जॉय द सिंपल ब्यूटी ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट इज़ द बेस्ट चॉइस, यानी हमें आज में जीना चाहिए। अभी एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम अच्छा हुआ ख़राब हुआ उसके बारे में ज़्यादा सोचने से अच्छा है कि आज का जो मोमेंट है उसमें पढ़ाई करो। ज्ञान जो भी नॉलेज हम गेन करते हैं वो कभी भी वेस्ट नहीं होती। जैसे जैसे आप पढ़ते रहोगे तो आपकी जो नॉलेज है वो इंक्रीज़ होती रहेगी और कभी ना कभी आपको वो उसका रिज़ल्ट ज़रूर देगी। और ये सब चीज़ें टाइम आने पे ही होंगी, जब आपके यूनिवर्स आपकी एनर्जीज़ को अलाइन करेगा तो आपको जीवन में हर चीज़ मिलती जाएगी। तो देखो समरी क्या है, द स्पीकर एंड हिज बिलव्ड आर राइडिंग टुगेदर एट द toward the end of their journey. He thinks about the great achievements of kings, conquerors, poets, artists and musicians. He realized that all external achievements are short-lived, यानी जो बाहरी जो achievements होती हैं वो खोखली होती हैं, छोटे टाइम पीरियड की होती हैं। He believed that their present moment together is more valuable than fame, art और success, और उसका जो present का जो moment है वो किससे ज़्यादा कीमती है, फेम से, मतलब नाम शोहरत वगैरह से, आर्ट से और सक्सेस से। ही होप्स दैट इवन इफ़ दे डाई दिस मोमेंट विल बिकम इटर्नल इन हेवन, और वो बोलता है अगर इस टाइम पे अगर उनकी वो डेथ भी हो जाती है ना तो ये क्या है जो मोमेंट है वो हमेशा के लिए क्या बन जाएगा, इटर्नल यानी परमानेंट हो जाएगा। अब देखो इसमें एल्यूशंस को देख लेते हैं। स्टेट्समैन यानी राजनेता का कंपैरिजन किया है, सिंबल ऑफ पॉलिटिकल सक्सेस एंड पब्लिक फेम से स्टैंजा 6 में हुआ है। सोल्जर
पोएट, स्कल्पचर, ये देखो आप पढ़ लेना इनको। वीनस स्टैंजा 8 में, म्यूजिकल फ्रेंड स्टैंजा 8 में, हेवन से कंपेयर किया स्टैंजा 9 एंड 10 में। रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल एल्यूशंस हैं, ये देखो ये ऑर्डर है इनका। एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि स्टेटमेंट किस स्टैंजा में यूज़ हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ सिम्बल्स देख लेते हैं। जो राइड है उसको जर्नी के लिए दिखाया गया है। हॉर्स राइड टुगेदर शेयर्ड ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड कंपेनियनशिप, यानी साथ में जो वो राइड करते हैं उसके लिए दिखाया गया है। कंपनी यानी दोस्ती इन द फॉर्म ऑफ। बेलव्ड जो लेडी है वो क्या है, अटेनेबल डिज़ायर है, यानी उसको अचीव नहीं किया जा सकता है। विंड यहाँ पे किसको दिखाया गया, फ्रीडम और मूवमेंट ऑफ लाइफ को, कि लाइफ चलती रहती है। रोड किसको दिखाता है यहाँ पे, लाइफ और कंटिन्यूस जर्नी को। स्टेटमेंट पॉलिटिकल फेम एंड वर्ल्डली सक्सेस। सोल्जर किसके लिए, ग्लोरी थ्रू सेक्रीफाइस, यानी वो अपनी जीवन को सेक्रीफाइस करके क्या पाते हैं, अपनी ग्लोरी यानी जो शौर्यता पाते हैं। पॉइंट है, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन का यूज़ किया है। जो स्कल्पचर है, मूर्ति बनाने वाला, परस्यूट ऑफ आर्टिस्टिक परफेक्शन की, वो 20 साल दे देता है अपने आर्ट को परफेक्ट करने के लिए। वीनस की स्टैचू किसको आइडियलाइज करती है, ब्यूटी को, लेकिन उसमें क्या है, जान नहीं है, वो क्या है, मूर्ति है एक। म्यूजिशियन को डेडिकेशन टू आर्ट, हेवन को अल्टीमेट फुलफिलमेंट एंड इटर्नल जॉय, और जो अंततः जो आनंद परमानंद है वो कहाँ मिलता है, स्वर्ग में मिलता है, और वहाँ पे हमारी जो सारी इच्छाएं वहाँ पे पूर्ति हो जाती है। इंस्टेंट मेड इटर्निटी, अ परफेक्ट मोमेंट बिकमिंग टाइमलेस, यानी कोई भी इंस्टेंट मोमेंट है, अगर वो रुक जाता है, फ्रीज हो जाता है, तो वही हमारे लिए क्या हो जाता है, स्वर्ग बन जाता है। राइड टुगेदर, यानी इटर्नल हैप्पीनेस एंड कंपेनियनशिप की बात की गई है। अब प्रोक्रेस्टिनेशंस, लिविंग फुली इन द प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट में जियो, एक्सप्रेस लव, परस्यूइंग ड्रीम्स एंड पैशंस, एन्जॉइंग ब्यूटी अराउंड अस, जो भी हमारे आसपास जो ब्यूटी है उसको एन्जॉय करो। टेकिंग एक्शन एंड मेकिंग चॉइसेस, एक्सेप्टिंग द रियलिटी ऑफ टाइम पासिंग, यानी जो वक्त जो निकला जा रहा है उसको क्या है, उस पर फोकस करना। टोन क्या है, रिफ्लेक्टिव है, यानी पोइट का नेचर रिफ्लेक्ट हो रहा है इसमें। फिलोसॉफिकल है, काफ़ी डीप बातें की गई हैं इसमें। काम है, होपफुल है। थीम क्या है इसकी, द वैल्यू ऑफ लिविंग इन द प्रेजेंट ओवर चेजिंग एक्सटर्नल अचीवमेंट्स, यानी बाहरी जो अचीवमेंट्स हैं उनके पीछे भागने से अच्छा है कि इसको आज के मोमेंट को जीना चाहिए, यानी फ्यूचर के बारे में सोचने से अच्छा है कि आज आपके पास टाइम है तो उसको अपनी पढ़ाई में यूज़ कीजिए। मैसेज क्या है इसका, डू नॉट पोस्टपोन लाइफ, एन्जॉय द प्रेजेंट मोमेंट। अब लिटरेरी मूवमेंट कौन सा था, विक्टोरियनिज्म, और ये किस जो फिलोसॉफिकल जो थिंकर थे जिनसे इन्फ्लुएंस है, स्टोइसिज्म, ठीक है। स्टोइक जो थे वो क्या बोलते थे कि फोकस ऑन प्रेजेंट, एक्सेप्ट द रियलिटी, यानी जो सत्य है उसे स्वीकार करो और किस पे ध्यान दो, वर्तमान पे। और इसमें पोएटिक डिवाइसेस हमने देख लिए हैं साथ साथ में। इसमें और भी पोएटिक डिवाइसेस हो सकते हैं, लेकिन जो मेन जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिए हैं। मेजर थीम्स के ऑप्टिमिज्म, आशावाद को दिखाया गया है। लव एंड रिजेक्शन, आर्ट वर्सेस लाइफ, फेलियर एंड सक्सेस, ह्यूमन लिमिटेशंस को दिखाया गया है कि थॉट्स एंड एक्शंस दोनों इक्वलिटी में नहीं चल सकते हैं। प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए। होप को दिखाया है, आफ्टर लाइफ को दिखाया है। आइडियलिज्म वर्सेस रियलिटी, यानी आदर्शवादी बातें अलग होती हैं लेकिन रियलिटी क्या अलग होती है। कंपेनियनशिप को दिखाया है, और अपने क्या है, अपने जो भाग्य है और उसको किस्मत को क्या है, स्वीकार करना है, इसमें यहाँ पे थीम बताई गई है। अब देखो इसका जो शॉर्ट समरी है वो देख लेते हैं। द स्पीकर एन्जॉयज द ब्यूटीफुल जर्नी विद हिज बिलव, नो वन कैन टेक दिस जॉय फ्रॉम दैम। किंग्स एंड पावरफुल पीपल हैव मैनी थिंग्स बट कैन नॉट एन्जॉय ट्रू हैप्पीनेस। किंग्स और जो पावरफुल लोग होते हैं उनके पास बहुत कुछ होता है लेकिन ट्रू हैप्पीनेस नहीं होती है। और जो सोल्जर्स के बारे में बात की गई है, पोइट अपनी ब्यूटीफुल पोएम लिखते हैं। जो लवर्स ड्रीम ऑफ परफेक्ट लव बट इट ऑफन रिमेन अ डिस्टेंट एंड अनरियल ड्रीम। और जो लोग अपने प्यार का पाने का सपना देखते हैं, उनका जो सपना है वो सपना ही रह जाता है। पेंटर्स के बारे में बात की गई, लाइफ इज़ शॉर्ट एंड टाइम पास क्विकली। और जो जीवन है ना काफ़ी छोटा है, इसको अपने ग्रजेस में मत निकालो, इसमें सिर्फ अपने मोमेंट्स को अपने ऊपर ध्यान दे के निकालो। स्कल्पटर्स एंड म्यूजिशियंस गिव देयर होल लाइफ टू द आर्ट बट लिविंग रियलिटी इज़ मोर वैल्यूएबल देन आर्टिस्टिक ग्लोरी। इफ़ वी डाई मे दिस मोमेंट बिकम आवर हेवन एंड वी बी रिमेंबर्ड देयर। और क्या है, अगर हम मर जा क्या है, ये मोमेंट अगर यहीं रुक जाता है तो ये क्या है, हमारे लिए हेवन जैसा होगा और इस मोमेंट को हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। दिस लास्ट राइड टुगेदर विल बिकेम इटर्नल इन हेवन। और ये जो लास्ट राइड है क्या हो जाएगी, इटर्नल हो जाएगी। तो यहाँ पे अपनी पोएम कंप्लीट होती है, ठीक है। तो ये थी रॉबर्ट ब्राउनिंग की द लास्ट राइड टुगेदर। आई होप कि ये आपको समझ में आई हो। तो देखो इसमें यही है मैसेज, ये कि इंसान को
नए कल की चिंता छोड़ के क्या है, आज का जो सबसे बेहतरीन जो मोमेंट्स हैं उनको जी लेना चाहिए। कल किसने देखा है, ये काफ़ी हाईली फ़िलोसॉफिकल और ऑप्टिमिस्टिक पोएम है, ठीक है। और ड्रामेटिक मोनोलॉग आपको समझ में आ गया कि इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट पर्सन नैरेटिव होता है और जो लिसनर होता है वो साइलेंट होता है, प्रेजेंट होता है लेकिन क्या है, साइलेंट होता है। आई होप ये आपको क्लियर है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और अगर इन नोट्स को आप परचेज़ करना चाहते हो तो हमारे जो ऐप है द इंग्लिश लेबोरेटरी, उससे आप ये परचेज़ कर सकते हो। बहुत नॉमिनल सी फ़ी है। और जैसे ही अब बैक टू बैक क्लास मिलेगी आपको, पूरा पोएट्री सेक्शन जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवाने की कोशिश की जाएगी। और इसके बाद में फिर हम अपने मैराथन्स, यानी मैराथन्स ऐसे नहीं होंगी कि 5 घंटे 6 घंटे, 1 से 2 घंटे की मैराथन हुआ करेगी, 1 से 1.5 घंटे, जिसमें कि आपके पूरे कंसेप्ट्स क्या है एक बार सारे के एक साथ रिवाइज़ हो जाएंगे। और MCQ प्रैक्टिस भी स्टार्ट करेंगे। और कुछ टाइम में आपको ऐप के ऊपर ही टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। तो आप अपनी जो तैयारी है वहाँ टेस्ट के थ्रू टेस्ट कर सकते हो कि कैसी आपकी प्रिपरेशन है। और अगर सच में मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और एक कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और हमेशा खुश रहो। लाइफ की प्रॉब्लम है, आती जाती रहती हैं और हम पढ़ते भी यही है। लाइफ में जो होना है वो होके रहेगा, लेकिन जो अपने आज के जो मोमेंट्स हैं उनको ख़राब मत करो। स्ट्रेस में आज की पढ़ाई को ख़राब मत करो कि आज का पेपर अच्छा नहीं हुआ तो अब 4 घंटे रोएंगे। नहीं भाई, ठीक है, ख़राब हो गया ना, जिस दिन अभी जो टाइम है ना, क्रूशियल टाइम, उसको सिर्फ पढ़ने में निकालो, बाकी रिग्रेट बाद में करना, ठीक है। और मैं सबके लिए ये प्रे करूँगी कि आपको रिग्रेट करने का कभी मौका ही ना मिले। थैंक यू सो मच। बाय बाय।